आइए विद्यार्थियों, आज का हमारा एक अगला टॉपिक बड़ा शानदार, बड़ा जानदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। शायद पढ़ने में आप लोगों को बड़ा आनंद आएगा। नाम से भी आप लोग जैसे समझ जाओगे कि हमारा आज का जो लेसन होने वाला है, आज का जो हमारा सेशन है, वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर है। उसका नाम है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, जो हमारी बॉडी का एक उपापचय क्रियाएं मान लो, या अपने बॉडी का एक ऐसा पार्ट जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज का हमारा लेसन, हमारा जो क्लास है, वो होने वाली है डियर विद्यार्थियों, जनन तंत्र। जनन तंत्र। पहले मैं आप लोगों को 5-10 मिनट के लिए थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूं, कृपया करके सुनने की कोशिश करें। बात करके चले हम कि इस संसार के अंदर एक जीव से दूसरा जीव कैसे बनता है। थोड़ी और क्लासों की पहले आप लोगों को लेके जाऊं मैं। जब मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी तो वहां एक कोशिका के नष्ट होने से नई कोशिका कैसे बन रही थी, वो भी वहां पे एक महत्वपूर्ण अध्याय था। ओमनिस सेल्यूलाई सेल्यूला, किसी ने कहा था रुडोल्फ विर्चो ने कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है। कोई भी नई कोशिका बन रही है तो वो कहीं ना कहीं पुरानी कोशिका से ही बन करके आई है। ओके, अब हम बात करते हैं जनन तंत्र क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है और ये टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा जाता है। आज हम लोग बात करके चले तो कहीं ना कहीं जनन का उत्पाद है। जनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है, उसके फलस्वरूप ही हम इस संसार में आ पाए हैं। बात और हम आगे बढ़ाएं कि सर कुछ चीजें हमें ऐसे भी नजर आती हैं, जैसे हमने कोई गुलाब की डाली तोड़ी और उस डाली को ले जा करके हमने हमारे घर के सामने उगा दिया, उस डाली से भी नया पौधा बन गया, तो क्या सर वो भी नया पौधा बना है, वो भी क्या जनन का उत्पाद है? यस विद्यार्थियों, वो भी किसका उत्पाद है? जनन का। अपन भी किसका उत्पाद? जनन का। आपने जो टहनी तोड़ी, उस टहनी को उगा दिया, वो भी किसका उत्पाद है? वो भी जनन का उत्पाद है। 10th क्लास के एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि जनन आवश्यक क्यों है। तो जनन आवश्यक क्यों है विद्यार्थियों? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ने के लिए जनन अति आवश्यक होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी परिभाषा की। तो जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नई संतति को, किसी नई संतति को, किसी नई संतति को उत्पन्न किया जाता है। किसी नई संतति को उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जनन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम कोई किसी नए जीव को संसार में देख पा रहे हैं। तो जनन ही वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नया जीव संसार में आ गया। और परिभाषाएं दूं, जनन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक पीढ़ी से, के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा जाता है। शायद यहां तक किसी भी विद्यार्थी को समस्या नहीं होगी दोनों परिभाषाओं में। मैंने दो इसकी आपको डेफिनेशन दे दी कि अगर कोई संतति उत्पन्न हो रही है या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? जनन कहलाएगा। ओके, अब और आगे बढ़ते हैं हम इसके। हमने कहा कि सर जनन जो है वो किसी दो पीढ़ियों को जोड़ने का काम कर रहा है, जनन जो है किसी नए जीव को संसार में लेके आ रहा है। लेकिन ऐसी क्या घटनाएं हैं कि हम कई बार देखते हैं कि हम खुद, हमारी बात करके चले तो हमारा जो निर्माण है वो नर और मादा युग्मकों से हुआ है। अभी शब्दों को समझो, युग्मक क्या होते हैं सभी चर्चाएं करेंगे। हम हमारी बात करके चले सर तो हम कहीं ना कहीं हमारे माता और पिता के जो युग्मक थे, गेमेट थे, उनके सलियन से हमारा निर्माण हुआ है। वहीं हम दूसरी ओर बात करके चले तो हमने तो गुलाब की टहनी को तोड़ के ले गए थे सर, उगा दिया, तो वहां पे नया पौधा उग गया। क्या हो रहा है ऐसे? हमारा निर्माण दो जीव मिलकर के कर रहे हैं, उधर उसका निर्माण अकेले जीव के द्वारा हो गया। तो विद्यार्थियों, हम जनन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में बांटने की कोशिश करेंगे। पहला होगा लैंगिक जनन और दूसरा होगा अलैंगिक जनन। दोबारा सुनो, जनन को कितने पार्ट में बांट दिया? दो पार्ट में, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि यदि नर और मादा युग्मक मिलकर के किसी नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, परिभाषा सुनना, नर और मादा युग्मक मिलकर के किसी नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे लैंगिक जनन। और यदि कोई अकेला जीव ही किसी नई संतति को उत्पन्न कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। इनको भी हम लिखेंगे।
जनन के फलस्वरूप वंशावली आगे बढ़ती है। वंशावली आगे बढ़ती है, यानी हमारा जो वंश है वो किसके द्वारा आगे बढ़ता है? जनन के द्वारा। मैं बात करके चलूं कि मानव का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मानव का प्राथमिक काम क्या है भाई? अपने वंश को आगे बढ़ाना। फिर मास्टर जी क्या पढ़ रहे हैं हमें, है ना? यानी जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जीव को उत्पन्न किया जाता है। मानव का किसी भी जीव का प्राथमिक काम क्या है? अपने वंश को आगे बढ़ाना। फिर हमें किताब देके क्यों बैठे हो सर? हमारे घर वालों को समझाओ कि हमारा प्राथमिक काम क्या है। लेकिन भाई प्राथमिक काम के बाद में संतान प्राप्त होना, संतान की परवरिश करना, उसको पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, ये सारा हमारा फर्ज है। अब उसको अच्छे संस्कार, पढ़ाई का खर्चा, अपने माता पिता की सेवा के लिए नौकरी लगना जरूरी है, तभी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी अपन आगे बढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी नए जीव को उत्पन्न किया जा रहा है और जनन के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जोड़ा जा रहा है। जनन के फलस्वरूप वंशावली हमारी क्या होती है? आगे बढ़ती है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जनन मुख्य रूप से दो प्रकार का मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। यानी विद्यार्थियों, जनन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का हो गया। अब इन दोनों के दोनों प्रकारों को हम लेकर के आते हैं आपके सामने। लिखते भी रहो, साथ साथ में समझते भी रहो। जब मैं समझाने की कोशिश करूं तो पेन को रख दिया करो और समझने पे अपने आप को लेकर के आ जाया करो, क्योंकि विद्यार्थियों, हमारे लिए समझना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखने के लिए तो पुस्तकें हमारे पास में भरी हुई है काफी। ओके, प्रकार की बात करके चले तो सबसे पहले हमारा जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन, और दूसरा है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, पहले दो आप अंतर बता दो, आपको क्या अंतर नजर आ रहा है? जरा जल्दी से कमेंट करके बता दो कोई अंतर नजर आ रहा हो तो। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, सुनो ध्यान से। अगर मैं दो वर्ड पहले आपको समझा दूं, क्योंकि इनमें कंफ्यूज काफी होंगे आप, इधर बगल में लिख देता हूं। एक शब्द है युग्मक और एक शब्द होगा युग्मनज। ये दोनों शब्द क्या हैं? इन दोनों शब्दों को समझने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा आपको एक चार्ट की ओर लेकर के आता हूं। ओके, सुनो ध्यान से। अपनी बात करके चले तो अपना निर्माण कैसे हुआ? देखो, अपने माताश्री और अपने पिताश्री। बिल्कुल आराम से समझो। हम जो है ना, हमारे, मैंने जब आपको आपका कोशिका करवाई थी तो केंद्र के अंदर मैंने आपको बताया था कि डीएनए पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ। यानी अपनी जो कोशिका होती है उस कोशिका के बीचों बीच में होता है केंद्रक, और उस केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमेटिन के तंतु, यानी बहुत से तंतुओं का जाल बिछा होता है। इस जाल को जब बाहर निकाला तो इस जाल के अंदर उपस्थित थे डीएनए, और इसके साथ में थी हिस्टोन प्रोटीन। जब इस डीएनए को हमने देखा तो इस डीएनए के अंदर हमारे को गुणसूत्र नजर आए विद्यार्थियों। क्या नजर आए हमें? गुणसूत्र। गुण सूत्र, सूत्र का मतलब जोड़ा, और गुण का मतलब क्या होता है? यानी कहीं ना कहीं अपने जो माता पिता से अपने को जो चीजें मिलती हैं वो गुण ही मिलते हैं। और देखो, बहुत सी बार आपने ये देखा होगा कि आपके पिताश्री की जो बोली होती है, माताश्री की जो बोली का लहजा होता है, या उनकी जो वेशभूषा, उनका जो बॉडी लैंग्वेज जो कहती है, वो आप में भी आती है। आपकी और अपने पेरेंट्स की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो कहीं ना कहीं मैच होती है विद्यार्थियों। और उनकी जो चीजें, शैली होती है कार्य करने की, वो आप में भी आती है। ये क्यों हो पाता है? कई बार आपने सुना होगा कि तू तो दादी को गया है, दादा को गया है, तेरी मम्मी को गया है, पापा को गया है। तो ये चीजें हमें क्यों सुनने को मिलती हैं? ऐसी क्या चीजें थी जो हमारे को हमारे मम्मी पापा से जोड़ रही हैं? तो विद्यार्थियों, सुनना ध्यान से। ये यहाँ उपस्थित है गुणसूत्र, एकदम जीरो से समझो। डीएनए हमारी कोशिकाओं में मिलता है। अपना डीएनए क्या है? अपनी आनुवांशिक पहचान, आनुवांशिक पदार्थ। और आनुवांशिक शब्द जहां आ जाए इसका अर्थ होता है, आनुवांशिक शब्द क्या है? तो ये है पैतृक पीढ़ी से, पैतृक पीढ़ी से प्राप्त कोई भी चीज है वो आनुवांशिक कहलाएगी। अब पैतृक क्या है? अरे हमारे जो जनक हैं, हमारे जो माता पिता हैं, उनसे जो भी वस्तु हमें मिली है वो हमारी क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक वस्तु है। अब हमारे आनुवांशिक पदार्थ क्या है? हमारा डीएनए। डीएनए में क्या उपस्थित है? गुणसूत्र, गुण सूत्र। और देखो,
इन गुणसूत्रों में छोटे छोटे खंड होते हैं और इन खंडों को हम कहते हैं जीन। इन खंडों को हम क्या कहते हैं? जीन। और ये जो जीन होती है, ये जीन कहीं ना कहीं हमारे लक्षणों का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? लक्षणों का निर्धारण। हमारे लक्षणों को निर्धारित किसने किया? जीन ने। और जीन जो है सभी मिलकर के किसका निर्माण कर रही है? गुणसूत्र का। गुणसूत्र किसमें उपस्थित है? डीएनए में। और डीएनए कहां है? हमारी कोशिका के अंदर। हमारी कोशिका के अंदर। अपना शरीर की जो ईंटा है ना, ईंट, उन ईंटों का नाम ही कोशिका है। और कोशिका में क्या है? डीएनए। डीएनए में क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों में क्या है? जीन। तो सुनो, अब बात करते हैं कि माताश्री में कितने गुणसूत्र थे। तो माताश्री में गुणसूत्रों की संख्या थी 46। और पिताश्री में भी कितने थे? 46। अगर डियर विद्यार्थियों 46 की जगह 45 हो गया तो भी गलत है, और 46 की जगह 47 हो गया तो भी गलत है। फिर मत कहना कि सर जी क्या होगा 45 और 47 के अंदर। दो रोग होते हैं, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम। यानी कि आप समझ गए होंगे आप आगे की ओर। यानी ना तो वो नर होगा ना मादा होगा, वो तीसरी श्रेणी में चला जाएगा अगर 45 और 47 हो गए तो। इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि हमारे में भी माता में भी 46 और पिता में भी कितने हैं? 46 हैं। ठीक है, और आगे की ओर बढ़ते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर आप कह रहे हो कि हमारा निर्माण हमारे मम्मी पापा से हुआ है, तो मम्मी से भी हम 46 गुणसूत्र ले लेते हैं और पापा से भी हम 46 ले लेते हैं, और हमारे में तो 92 हो जाएंगे। चलो ले लो आप, इधर 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 दोनों ले लिया और आप में हो गए 92। मैं बता रहा हूं कि 46 की जगह 47 होते ही ना नर ना मादा बजाते हैं वो तालियां और लोगों को दुआएं देते हैं, उनकी श्रेणी में चले जाते हैं। तो विद्यार्थियों आप कह रहे हो कि सर आपने तो 92 यहाँ पे लिख दिया। ऐसा नहीं होता। सुनो, आपने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कितने गुणसूत्र चाहिए? 46। आपने अपने माताश्री को कहा कि आप इन गुणसूत्रों को आधा करो, और माता से जो प्राप्त होता है वो होता है अंडा। और डियर विद्यार्थियों, अंडे में हमने कितने गुणसूत्र दे दिए? 23 गुणसूत्र दे दिए। अब ये अंडा क्या है? युग्मक। सुन लो भाई, युग्मक। मादा युग्मक, अंडा युग्मक, नर युग्मक। नर युग्मक होगा शुक्राणु। अच्छा, इसमें भी कितने? 23। और दोनों ने मिलकर के नई संरचना बना दी जिसका नाम होगा युग्मनज। युग्मनज। दोनों शब्दों में अंतर समझो, युग्मक और युग्मनज के अंदर। युग्मक जो है वो अंडा और शुक्राणु दोनों युग्मक है, गुणसूत्रों की संख्या इसमें आधी आधी होती है। और युग्मनज जो होता है वो हमारा पूर्णतया निर्माण कर चुका है। अब इसी से हमारी बॉडी का निर्माण होगा, और इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। अब मैं कई जगह आपको यहां जैसे ये लिखूंगा 2n, हमारे गुणसूत्रों की संख्या 2n। n का मतलब है 23। कितने हो गए? 46। मैं लिख दूं n, कितने हो गए? 23। तो इन चीजों को भी आप लोगों को समझना है। माता में गुणसूत्र 46, पिता में गुणसूत्र 46। लेकिन जब अपना निर्माण हुआ तो हम माता से भी आधे लेकर के आए और पिता से भी आधे लेकर के आए, और आधे आधे मिलकर के हमने पूरे अपने अंदर निर्माण कर लिया। आप में गुणसूत्र 46। अब 46 की जगह आप लोग बोलना स्टार्ट करो 2n। हमारे गुणसूत्र कितने हैं? 2n। और अंडे में कितने गुणसूत्र हैं? n। शुक्राणु में कितने हैं? n। कोशिश उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये सारे के सारे मैटर अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इनकी और चर्चाएं करेंगे। लेकिन हम लौटते हैं पीछे की ओर। हमने लिखा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब इन दोनों के अंदर भी समझो, यदि मैं शब्द लिख रहा हूं नर वह मादा युग्मक जरूर लगाना है। नर व मादा युग्मकों के संलयन से संतति प्राप्त हो। संतति प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन। बताओ किस किसने नर और मादा युग्मक। मैं दोबारा कोशिश, जब भी युग्मक शब्द बोलूं तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर जी बात कर रहे हैं 23 गुणसूत्रों की, जिसमें एक तो नर युग्मक तो कौन था? शुक्राणु। और मादा युग्मक कौन था? अंडाणु। मैं ये भी लिख देता हूं क्योंकि आप लोग यहां कंफ्यूज नहीं हो। नर यानी शुक्राणु और मादा अंडा या अंडाणु। युग्मकों के संलयन से संतति प्राप्त हो उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक जनन बोलेंगे। यदि अकेला जीव
अकेला जीव किसी नई संतति को उत्पन्न कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या? आराम से बैठे रहो, मस्ती से, और एकदम पढ़ते रहो। लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ने मिलकर के किसी संतति को उत्पन्न किया, और अलैंगिक जनन के अंदर अकेले जीव ने किसी नई संतति को उत्पन्न कर दिया। ओके, अब यहां हम और महत्वपूर्ण चीजों की ओर लौटते हैं। एक यहां से जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि बताओ, आप जो गुलाब की टहनी तोड़ के लेके आए थे ना, जैसे किसी के गुलाब उगा हुआ था, तोड़ने देता नहीं है आप लोगों को वो, तो आपने सोचा कि भला हो इसका, हम एक काम करते हैं, कोई टहनी तोड़ के ले चलते हैं और अपने उगा लेंगे, उसके जब गुलाब लगेंगे तो किसी के जाने की आवश्यकता नहीं होगी। एक चीज ध्यान से सुनना भाई, अगर आपने उस गुलाब को किसी टहनी के द्वारा उगाया है, तो जिनके गुलाब उगा हुआ था उनका गुलाब और आपका गुलाब बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, उनमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अपनी बात करके चले तो देखो, अपने मम्मी पापा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन 100% मम्मी पापा को मैच नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ हमारे में परिवर्तन आते हैं, चाहे मान लो कि अपने जीन्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ गया, या व्यक्ति में दो प्रकार से परिवर्तन आते हैं, एक आनुवांशिक मटेरियल यानी जेनेटिक अपना जो पदार्थ है उसके द्वारा, और एक होता है अपने पर्यावरण के द्वारा। कि पर्यावरण भी व्यक्ति को, परिस्थितियों को चेंज कर देता है, और एक अपना आनुवांशिक पदार्थ में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। हमारे में जो परिवर्तन आए हैं उनको हम बोलेंगे उत्परिवर्तन। दोबारा सुनो, मम्मी पापा से हमारे के अंदर जो भी परिवर्तन आए हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? उत्परिवर्तन दे दिया। तो देखो, उत्परिवर्तन लैंगिक जनन के दौरान आएगा या अलैंगिक जनन के दौरान आएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण यहां से टॉपिक बनता है। तो संतति में विभिन्नताएं, संतति में विभिन्नताएं, और ब्रैकेट में लिख दो परिवर्तन, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन आएगा, और इधर लिख दो उत्परिवर्तन नहीं होगा। ओके, और भी हम टॉपिकों पे चर्चा करते हैं, पहले इन प्रत्येक पॉइंट को समझते चलो। उत्परिवर्तन किस में होगा? लैंगिक जनन के दौरान, और अलैंगिक जनन में कोई उत्परिवर्तन नहीं होगा। ओके, और अगर मैं बात करके चलूं तो मुझे ये बताओ, इन दोनों के अंदर आपको कौन सा ऐसा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है? लैंगिक जनन की प्रक्रिया, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया? तो देखो, इस प्रक्रिया के अंदर विद्यार्थियों कुछ ना कुछ परिवर्तन आए हैं। जैसे मैं कुछ आपको थोड़ा सा एग्रीकल्चर की ओर लेकर के चलूं, तो देखो, एग्रीकल्चर जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। एक शब्द होता है जिसका नाम होता है संकरण। जैसे हमारे सामने एक उत्पाद है कचर गधा, जिसका नाम आपने सुना होगा। इनमें वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि जैसे मान लो कि कोई गधा है या कोई घोड़ा है, इन दोनों की कोई प्रजातियां हैं, गधे और घोड़े की कोई प्रजाति है, इन दोनों के मध्य जब हम प्रजनन करवाएंगे तो हमारे को कोई नई संतति प्राप्त होगी, जो गधे की तरह भार भी उठा सकती है और घोड़े की तरह दौड़ भी सकती है, यानी रेलगाड़ी को भी फैल कर देगी, ऐसी हमें कोई ना कोई जीव प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जब इन दोनों को लिया गया, तो घोड़ी और गधे के मध्य जब प्रजनन करवाया गया तो हमें प्राप्त हुआ, और उसका नाम था कचर गधा। उसका नाम क्यों कचर क्यों पड़ा? क्योंकि वो बध्य है, जनन के अंदर भाग नहीं ले सकता, उसके अंदर स्टेरॉइड पदार्थ हैं, यानी कि वो बध्य है, इसलिए उसको हमने कचर की श्रेणी में रख दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा ये था कि हमें प्राप्त क्या होगा, लेकिन उसके विपरीत थोड़ी बहुत उन्हें प्राप्त हुआ। अब सुनो, संकरण जो है वो लैंगिक जनन के अंदर हो सकता है या अलैंगिक जनन के अंदर हो सकता है? तो विद्यार्थियों, इसमें संकरण संकरण हो सकता है, या संकरण कराया जा सकता है, और इधर संकरण नहीं होगा। समझ रहे हो? क्योंकि संकरण के लिए हमें दो विभिन्न प्रकार की जातियां चाहिए। जब दो जीव आ गए तो कौन होगा? लैंगिक जनन होगा, और अकेला जीव होगा तो कौन सा होगा? अलैंगिक जनन। ओके, और कुछ टॉपिकों पे चर्चा करें। लैंगिक जनन जो है, इसके फलस्वरूप जो भी संततियां हमें प्राप्त हो रही हैं, वो आनुवांशिक रूप से पैतृक से क्या है? अलग है, यानी कि कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन जरूर हुआ है, और वो पैतृक के क्या है? समान है। ये भी लिख लो, पैतृक पीढ़ी से, हालांकि पॉइंट ऊपर आ गया लेकिन लिख लो, पैतृक पीढ़ी से कुछ
अलग और यहां पैतृक के समान, पैतृक पीढ़ी के समान। बताओ किसी विद्यार्थी को कोई भी समस्या हो, अब उदाहरणों की चर्चा कर ले कि लैंगिक जनन तो किसमें पाया जाता है। तो विद्यार्थियों लैंगिक जनन जो है, उदाहरण की बात करके चले तो उदाहरण है इसका मानव और, वैसे ध्यान रखना अपने अंदर तो कौन सा लैंगिक जनन होता है, अपने अंदर तो होता है लैंगिक जनन, लेकिन अलैंगिक जनन जो है ना विद्यार्थियों, ये पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधे लैंगिक जनन भी दर्शाते हैं और अलैंगिक जनन भी दर्शाते हैं। तो मानव और पादप, ओके। और अलैंगिक जनन की बात करके चले तो विद्यार्थियों यह एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन सी विधि से अपने अंदर, भाई एक ही कोशिका है तो बताओ कौन सी विधि से अपने आप को एक जीव से दूसरे जीव से जोड़ेंगे, अमीबा जैसे होता है, तो अलैंगिक जनन से। और यहाँ उदाहरण लिख लो पादप। अब आप बोलोगे सर जी पादप आप उधर भी लिख दिया इधर भी लिख दिया। यस विद्यार्थियों, मैं देखो फिर से कह दूं आपको कि यदि नर और मादा युग्मक, जैसे मैं बात करके चलूं परागकण, और यदि बीजांड के मध्य अंडाशय जो होता है उसमें सलियन होता है स्त्री के सर में, तो कोई नया फल बनेगा, फल से बीज बनेगा, तो वो तो कौन सा होगा, लैंगिक जनन। और यदि बीज से फल बन रहा है तो वो तो क्या होगा, लैंगिक जनन। और यदि पादप के बीज के अलावा किसी अन्य भाग से बन रहा है तो कौन सा होगा, अलैंगिक जनन। ये पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। मानव में लैंगिक जनन, जनन से संतति प्राप्त होती है, संतति प्राप्त होती है। कौन से जनन से होती है मानव में, सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन से। पादपों में लैंगिक व अलैंगिक, लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। यानी विद्यार्थी दोनों के दोनों इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जनन। लैंगिक भी है और अलैंगिक जनन भी है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आगे की ओर हम इस टॉपिक को लेकर के चलते हैं। यानी हमने इस पार्ट को पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। फिर हमने लैंगिक जनन को भी कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में हमने इसको बांट दिया, पादप और जंतु दोनों हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मानव के बारे में भी पढ़ेंगे और पादपों के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे विद्यार्थियों। हमारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के अंदर दोनों चैप्टर ये दिए हुए हैं, तो हम दोनों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं मानव लैंगिक जनन। यानी मानव के अंदर हमें क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है विद्यार्थियों। मेल अपने जो अपन जो है मानव की श्रेणी में आते हैं और अपने अंदर कौन सा जनन होता है उसकी हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। ओके, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है आज का वो होगा मानव में लैंगिक जनन, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चों। सुनो ध्यान से, अपना निर्माण जो है हम आज अपने बारे में, अपने जनन के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस प्रक्रिया से हमारा जन्म हुआ है, कैसे हमारा इस संसार के अंदर आगमन हुआ था, कैसे क्या क्या हुआ था, इन सभी की हमें चर्चा करनी है। तो मानव में लैंगिक जनन की बात करके चले तो सबसे पहले तो ये आता है कि नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक दोनों मिलकर के किसी नई संतति को उत्पन्न कर रहे हैं, नई संतति को क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। ये हमारी बात हम स्टार्ट कर चुके हैं कि हमारे अंदर नर और मादा युग्मकों ने मिलकर के किसी नई संतति को उत्पन्न कर दिया विद्यार्थियों। यहाँ पे ये नई संतति आ गई, लेकिन नई संतति के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई आई कैसे है ये नई संतति, नर और मादा युग्मकों से। ओके, आओ विद्यार्थियों थोड़ा सा बेसिक सा जानने की कोशिश करो। नर युग्मक और मादा युग्मक, मादा युग्मक। अब देखो मैंने पहले भी आप लोगों को युग्मक शब्द समझा दिया है, अब दोबारा मैं इसकी ओर नहीं लौटूंगा। आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि सर अंडे और शुक्राणु की बात कर रहे हैं और युग्मक शब्द आते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, आधी होती है। ओके, नर युग्मक कौन होगा, शुक्राणु, और मादा युग्मक कौन होगा, अंडाणु।
अंडा होगा, इधर स्पर्म होंगे और इधर एग होगा, दोनों हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो यहां से आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजों की ओर मैं लौटा करके लेके चलता हूं विद्यार्थियों। आप बोलोगे कि सर ये जो मानव में लैंगिक जनन है, आप बता रहे हो कि कोई नया जीव बन रहा है, उसमें नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु मिलकर के बना रहे हैं, तो क्या एक व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में कई नई संतति को उत्पन्न कर सकता है क्या? कि मान लो कि जैसे हमारा जो जन्म है, जन्म से लेकर के मृत्यु तक क्या कोई व्यक्ति अपने नई संतति को उत्पन्न करने में समर्थ होता है, सक्षम होता है क्या? तो विद्यार्थियों इसकी ओर भी हम थोड़ा सा लौट के चलते हैं। मैं पहले टॉपिक लिख दूं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, देखो भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन को समझने से पहले अपने को किशोर अवस्था के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जब एक लड़की, एक मादा जो है वो माता के गर्भ में थी ना, तब उसके शरीर में अंडों का निर्माण हो गया था। देखो समझ देना ध्यान से इन टॉपिकों को, कि जब एक लड़की माता के गर्भ में थी तब उसके अंदर किसका निर्माण हो गया था? अंडे का निर्माण हो गया था। लेकिन नर की बात करके चले तो नर के अंदर जब उसका किशोर अवस्था का समय आया तब उसमें शुक्राणु का निर्माण प्रारंभ हुआ। ओके, दोनों पॉइंट है, मैं लिखूंगा, इनको समझना भी है। किशोर अवस्था क्या होती है? यह इस उम्र के अंदर विद्यार्थियों प्रारंभ कब होती है? ये 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ, देता हूं पूरा, वर्ष की आयु में प्रारंभ, और एंड कितना होता है? 17 से 18 वर्ष की आयु में समाप्त। वो उम्र जब आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर आप लोग जब स्टडी करते थे, उस एज की बात कर रहा हूं मैं। तो आओ देखो उस समय सबसे पहली चीज तो इस उम्र में क्या होता है विद्यार्थियों? मादा की बात करके चले तो मादा शरीर में हार्मोन का स्त्रावण होता है, इसका एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण, हार्मोन का स्त्रावण। ये महत्वपूर्ण है भाई, पूछ लेता है कि मादाओं में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एस्ट्रोजन। और नर की बात करके चले तो नर में होता है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन का स्त्राव। मादा में एस्ट्रोजन और नर में कौन सा है? टेस्टेस्टेरोन। ये वो हार्मोन हैं जो आपकी बॉडी में परिवर्तन लाएंगे। जैसे सुनो, आप जैसे जैसे किशोर अवस्था के अंदर आते हो तो कुछ ना कुछ आपके शरीर के अंदर परिवर्तन होने लग जाते हैं। यानी नर और मादा हम दोनों को अलग अलग लिख के एक बार इनको समझने की कोशिश करते हैं कि इस किशोर अवस्था की आयु कब प्रारंभ हुई? 12 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुई, 17 से 18 वर्ष की आयु में ये समाप्त हो गई। नर की बात करके चले तो नर के अंदर कौन सा हार्मोन है? टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन। और मादाओं के अंदर कौन सा था? एस्ट्रोजन। हालांकि और भी हार्मोन है लेकिन हमें पढ़ने हैं। एस्ट्रोजन, एफएसएच भी पढ़ना है, एलएच भी पढ़ना है, प्रोजेस्टेरोन भी पढ़ना है। अच्छा बता दो मुझे क्या क्या परिवर्तन हुआ। आप नर की बात करके चले तो नर में आप लोग बोलोगे प्रारंभ कब होती है किशोर अवस्था? 13 वर्ष प्रारंभ। तो दोबारा क्यों लिख रहे हो भाइयों? लिखना पड़ेगा 18 वर्ष समाप्त। लगभग 18-19 भी लिखते हैं लेकिन इतना ध्यान रखना 18 वर्ष की आयु में समाप्त। महिलाओं में 12 वर्ष प्रारंभ, सर कहीं पे हमें 13 वर्ष महिलाओं में मिलता है, लेकिन इतना ध्यान रखना 12 से 13 वर्ष या 14 वर्ष भी ले लेता है, लेकिन इतना ध्यान रखना कि महिलाओं में 1 वर्ष पहले किशोर अवस्था प्रारंभ होगी और अंत भी कब होगा? 1 वर्ष पहले, 17 वर्ष समाप्त। अच्छा सर, तभी महिलाओं के अंदर परिपक्वता जो है वो पुरुष से ज्यादा होती है? ऐसा नहीं है, महिलाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से पुरुष से 1 साल एडवांस चल रही हैं, उनमें परिपक्वता जो है वो 1 वर्ष पहले आ जाती है। इसीलिए तो 18-21 का क्राइटेरिया गवर्नमेंट रखती है, क्योंकि अब तो बोलोगे सर 21-21 जो भी है, लेकिन 18-21 का इसलिए रखा जाता था क्योंकि लड़की जो 18 वर्ष की आयु में पूर्णतः मेच्योर परिपक्व हो जाती है, लड़का 21 की उम्र में जाकर के परिपक्व होता है। तो देखो भाइयों, जागो और परिपक्व होना प्रारंभ हो।
परिपक्व का मतलब इधर ये जनन से रिलेटेड नहीं है, परिपक्व का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं नौकरी की इच्छा, है ना, और आगे बस तुम जो भी बोलना चाहो। नर जो है वो टेस्टोस्टेरोन और मादाओं में एस्ट्रोजन। 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ, 18 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। इधर 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ हुआ, 17 वर्ष की आयु में समाप्त हो गया। अगला पॉइंट और लिखूं, नर में शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण। अब तुम बोलोगे सर शुक्राणु और वीर्य शब्द में क्या अंतर होता है, ये भी हम देखेंगे। इधर बात करके चले, मादा अंडा परिपक्व होना प्रारंभ। सर ये गलत बात है, आपने इधर तो लिखा है कि शुक्राणु का निर्माण हुआ, उधर भी लिख दो ना कि अंडे का निर्माण प्रारंभ होता है। आप लिख रहे होगे अंडे का परिपक्वन स्टार्ट होता है। भाइयों मैं फिर से बता दूं और बहनों फिर से सुन लो, अंडा जो है वो बन कब गया था, भ्रूणी अवस्था में, जब लड़की माता के गर्भ में थी तभी उसमें ही अंडा बन गया था। मैं लिख देता हूं, अंडे का निर्माण, अंडे का निर्माण भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं, भ्रूणी अवस्था में हो जाता है। अच्छा फिर किशोर अवस्था में क्या होता है मास्टर जी, सिर्फ और सिर्फ अंडे का परिपक्वन होता है। नर की बात करके चले तो नर में किसका निर्माण हो गया, शुक्राणुओं का। आगे और बढ़े, अच्छा नर में और भी कुछ परिवर्तन देखने को मिले क्या, ओके, शरीर में वृद्धि। अब वृद्धि दो प्रकार की होती है, एक लैंगिक वृद्धि और एक शारीरिक वृद्धि। लैंगिक की बात करके चले तो लैंगिक वृद्धि के अंदर तो ये आता है कि कहीं ना कहीं जननांग जो होते हैं वो भी विकसित होने लगते हैं, उसको हम बोलते हैं लैंगिक वृद्धि। और शारीरिक वृद्धि का मतलब होता है हाइट बढ़ना, बॉडी का फैलना, ये सब शारीरिक वृद्धि के अंदर आते हैं। तो शरीर में वृद्धि, वृद्धि कौन कौन सी हो गई, शारीरिक और लैंगिक, शारीरिक प्लस लैंगिक, इधर भी यही होगा और इधर भी यही होगा। शरीर में वृद्धि कौन कौन सी, शारीरिक और लैंगिक, ओके, दोनों की दोनों इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। अब एक बार मैं शारीरिक की बात कर लेता हूं विद्यार्थियों कि शारीरिक वृद्धि क्या क्या होगी। शारीरिक वृद्धि की बात करें तो शारीरिक वृद्धि के अंदर ध्यान रखना कुछ लक्षण है पुरुषों के, जैसे शरीर की जो लंबाई है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवाज कैसी हो जाएगी, आवाज का भारी होना, अपनी आवाज जो है ना वो बिल्कुल भारी हो जाएगी, मोटी आवाज हो जाएगी, कंठ जो है ना उभर करके बाहर आ जाएगा ना, कंठ में उभार। बस और आगे बढ़े, ये जो आपके कंधे वाला भाग है ये थोड़ा सा आकार में फैल जाता है, मतलब बॉडी बिल्डर बनना आप लोग प्रारंभ हो जाते हो। कंधे, कंधे नहीं कंधे, बस इसको हल्का सा कम कर लेते हैं, कंधे का फैलना, कंधे जो है ना आपके थोड़े सा आकार में फैल जाते हैं। और अगर बात करके चले तो चेहरे व जननांगों पर बालों का उगना, यानी जो चेहरा होता है उस पर दाढ़ी मूंछ आ जाती है, और जो जननांग होते हैं जैसे अपने कांख वाले भाग होते हैं, जननांग वाले भाग होते हैं, उन पर बालों का निकलना, ये कौन सी अवस्था में प्रारंभ होता है, ये हमारे किशोर अवस्था के अंदर प्रारंभ होता है। और बात कर लें तो व्यक्ति जो है ना थोड़ा सा के इसमें उग्र भी होता है। उग्र का मतलब है कि स्वभाव जो होता है ना वो उसको लगता है कि मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण, जैसे आपके कोई छोटे बहन भाई हो जो किशोर अवस्था में गुजर रहे हो तो कृपया करके उन पर अनावश्यक दबाव ना बनाएं, वरना जो आपकी इज्जत है, जो आपका मान सम्मान है वो कब का बाहर निकलता हुआ दिखेगा आपको। क्योंकि किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है ना, उसको ये लगता है कि मैं ही सही हूं, बाकी दुनिया सारी गलत है।
क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है किशोर अवस्था, जिसके दौरान बॉडी में हार्मोन्स का प्रभाव होता है बॉडी के अंदर। और इस समय यदि आप अपने आप को एक सही दिशा में भेजने की कोशिश करते हो और पढ़ाई के प्रति सचेत रखते हो ना, मैं पक्का कह रहा हूँ जीवन में कभी असफल नहीं हो पाओगे। बस यही उम्र होती है, यही क्राइटेरिया होता है 18-19 वर्ष की आयु तक। बाद में आप लोग भी खुद भी देख रहे होंगे कि आप में भी कितना परिवर्तन आ गया होगा। 18-19 वर्ष की आयु तक आप पता नहीं कहाँ पीछे भागते थे, किसके कहाँ गलियों के अंदर फांप खाते थे, कहाँ किसके बारे में ख्यालों में डूबे रहते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं वो मानसिक सोच जो है ना आपकी, वो परिवर्तित हुई होगी, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किशोर अवस्था का क्राइटेरिया निखर जाता है। मैं इधर एक पॉइंट लिख देता हूं, लैंगिक व्यवहार